वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मैं आपको मेहमान से अपना तारुफ करवाने लगी हूँ, उनके बारे में जब मैं उनसे बात कर रही थी तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था कि आज मैं उनके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि जो उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी और जितने काम उन्होंने किए, जितनी मल्टीटास्किंग की एक औरत होने के खातिर, वो बहुत एक काबिल तारीफ़ है। और आज हम उनसे उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर होना एक मुख्तलिफ काम होता है, उसके साथ फिर और मुख्तलिफ चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व करना और हर चीज़ को सही मायने में सही तरीक़े से आगे लेकर चलना, उसके साथ इंसाफ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में की हैं और आगे के उनके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सायरा अलवी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। नहीं, बिल्कुल आपका थैंक यू कि आप 7 समंदर पार हमारे पास आई। वैसे तो आप आती ही रहती हैं, आपकी जो जड़ें यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि बाहर रहकर आपने इतना काम किया एंड देन फिर यहाँ पर भी आके काम किया। मैं अगर काम के हवाले से बात करूँ और अपने नाजरीन को बताऊँ तो एक बीमारी है जिसके बारे में हम अक्सर ज़िक्र भी करते हैं और अक्टूबर के महीने को उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हो, तो इसकी अवेयरनेस के हवाले से कैंसर। जी हाँ, कैंसर पे इन्होंने इतना काम किया है, इतनी रिसर्चेस की हैं कि उसके बाद इन्होंने एक कंपनी को लॉन्च किया। शी इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी, और जहाँ पर जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कैंसर पेशेंट्स को, वो सारा लुक आफ्टर करती हैं। इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, किस तरह से ये वजूद में आई ये कंपनी, इसके बारे में भी हम पूछेंगे। प्री डिसीजन डायग्नोस्टिक लाइब्रेरी, राइट, लेबॉर्ट्री, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी। एग्जैक्टली। तो इस लेबॉर्ट्री के फाउंड होने में या फिर उसका सामने आने में क्या हिस्ट्री है, पीछे क्या आपके दिमाग में बात आई कि हाँ भाई इस तरह की एक चीज़ होनी चाहिए? So, Samra, cancer treatment is continuously evolving and changing. अब ऐसा है कि जो टाइम गुजर रहा है, हम ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा तहकीक हो रही है और अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो चुकी है पहले के निस्बत। और हमें ये भी मालूम है कि जब हम कीमोथेरेपी पेशेंट्स को देते हैं तो उसके बहुत टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सही। और हमें ये भी मालूम है अब कि हर पेशेंट को स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो हर पेशेंट के स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी से बेनिफिट नहीं करता। राइट, बिकॉज एवरीबॉडी वेरीज फ्रॉम टू अदर बॉडी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप पेशेंट्स आर यूनिक एंड सो आर देयर कैंसर्स। सही, राइट, ईच कैंसर इज़ यूनिक। यू कुड से 2 people could have breast cancer but their breast cancer would be different. सो इसके वजूद में ये सर्विस को प्रोवाइड करने में एक मकसद ये भी है कि ये सर्विस इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। और आपकी नई ड्रग्स आ रही हैं और विदाउट दिस लिटिल सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप करेक्टली वो नई ड्रग्स को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते पेशेंट के लिए। सो इस वक्त जो प्रिसिशन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आपका क्लिनिकल पिक्चर होती है और आपका जो जीनोम है या DNA है, RNA है, प्रोटीन्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। अच्छा। और हर इंसान का वो डिफरेंट है, जिसको हम कहते हैं फुटप्रिंट, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन लाइफस्टाइल की आपकी। इस सारी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है। उस रिपोर्ट्स के हवाले से हमें पता चलता है कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेहतरीन है। और वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और उससे क्लिनिशियंस को बहुत मदद मिलती है। ठीक, क्योंकि अक्सर लोगों को कैंसर के बारे में इतनी डिटेलिंग भी नहीं पता होती, इवन जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। जी। रिसर्चेस हर दफ़ा चेंज हो रही होती हैं, जैसे आपने बताया। अच्छा, आपने तो खुद PhD भी की है कैंसर में, तो मैं एक और सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि व्हाई यू चोज कैंसर। मतलब एक ऐसी बीमारी जो वाकई बहुत ज़्यादा अब और ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करना, उसकी जड़ों तक पहुंचना और उसके हवाले से एक एक चीज़ जानना और उस पर पढ़ना, ये आपके जहन में कैसे आया? जब मैं
कॉलेज में पढ़ रही थी उस वक्त जीन थेरेपी का बहुत वो एक नई चीज़ थी। अच्छा। उसके बारे में बहुत बातचीत होती थी और जीन थेरेपी की एक्चुअली बेस्ट एप्लीकेशन है कैंसर और ऑन्कोलॉजी। ओके। तो इसी को परसू करने के सिलसिले में मैं यूएस गई थी। ठीक और है। फिर वो सिलसिला जब आप एक दफ़ा एक करियर में शुरू हो जाएं, आपको अच्छे मेंटर्स मिल जाएं, आगे से आगे चलता है। सो मेरी जो मेंटर थी डॉक्टर अज़रा रज़ा, आजकल प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो बहुत पैशनेट हैं इस कैंसर के बारे में और कैंसर के उन्होंने बहुत नए नए ट्रीटमेंट लॉन्च किए हैं। अच्छा। उन्हीं के साथ हमने पीएचडी की, उन्होंने हमें भी पढ़ाया और ग्रूम किया और ये एक इट्स बिकम हमारा ज़िंदगी का पैशन कि हम कुछ भी जो कुछ भी हो सके कर सकें फॉर द पेशेंट्स हु आर डायग्नोज्ड विद कैंसर। बिल्कुल, और आप इस बात पे एग्री भी करेंगी कि हर साल एक नई टेक्निक, हर एक नई रिसर्च कैंसर के हवाले से सामने आती है। पिछले डेकेड में बहुत हमने प्रोग्रेस की है अंडरस्टैंडिंग द कैंसर। बहुत सी हमारे पास नई मेडिसिन्स अवेलेबल हो गई हैं इस चीज़ के लिए, इतनी रिसर्च हो रही है और इसलिए हमारे देखें हम कहीं भी रहे हैं तो हम पाकिस्तान, सो पाकिस्तान हमेशा आपके साथ रहता है। सही। सो ये आप जब पाकिस्तानी हैं तो आपकी ये यू कांट हेल्प इट बट यू वांट कि जो वहाँ हो रहा है आई शुड बी एबल टू help my own people, Exactly. right, or at least make it available to them. बिल्कुल, जब आप कोई और वाकई जब आप अपने मुल्क से बाहर रहते हैं ना, तब आपको वो फीलिंग ज़्यादा बहुत एहसास होता है, डिस्टर्ब करती है कि why I'm not doing anything for my people or for my country। जी बिल्कुल। सही। और फिर आपको होता है कि आप प्रोफेशनली एक ऐसी स्टेज पे आ जाएं कि जहाँ पे आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकें। जब आप यंग होते हैं इतना कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है, फिर आप प्रोफेशनली इतने स्टेबल हो जाते हैं कि आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना सिर्फ जहाँ पे मैं रहती हूँ शिकागो में, बट नाउ आई कैन एक्सटेंड माई सेल्फ टू पाकिस्तान एंड प्रोवाइड दीज सर्विसेज दैट डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, कैंसर रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं दे आर एक्सपेंसिव, और सिर्फ ट्रीटमेंट्स नहीं, उनकी इवन जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, एंड देन उनके जो इक्विपमेंट्स जो ट्रीटमेंट्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब आपने शिकागो में ये स्टार्ट लिया तो वहाँ तो ऑब्वियसली सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड, वहाँ पर आपको डॉक्टर्स और टीम आप वर्क आपको इतना अच्छा मिला होगा एज़ कम्पेयर यहाँ जब आपने स्टार्ट लिया, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस हो सकी हैं? सो ऐसा है कि देखें नई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एडवांटेज है कि समटाइम्स इट्स लाइफ सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग, दोनों है। ऑलराइट, सो इसमें ये है कि अगर आप करेक्ट डायग्नोसिस कर लें, आपको करेक्ट प्रोग्नोसिस पेशेंट की पता चल जाए, तो आप उसको ट्रीटमेंट भी करेक्ट दे सकते हैं। अच्छा। और आप वेस्ट नहीं करते, उसके भी रिसोर्सेज अपने भी। बिल्कुल। आप किसी को कीमोथेरेपी दे रहे हैं, वो लाखों रुपए उस पर यूज़ कर रहे हैं और इन द एंड उनको कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। सही। ठीक है, आप अगर शुरू में उसको एक्यूरेटली डायग्नोज कर लें और उसको एवेलुएट कर लें तो आप उस परेशानी से बच सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि देखें हर कैंसर तो रिमिशन में नहीं जा सकता, क्योर नहीं हो सकता, लेकिन इतना ये है कि हम उनको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, हम उनको हॉस्पिस ऑफ़र कर सकते हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ इट्स वेरी ट्रैजिक कि आप अपने फैमिलीज़ अपने सारे रिसोर्सेज पेशेंट के ट्रीटमेंट पे लगा देते हैं और पेशेंट फिर भी सर्वाइव नहीं करता। सही। Right. So these are very critical decisions and they should be made, informed decisions should be made. आप पेशेंट को सब कुछ बताएं और उसके बाद उनको let them decide what's the best option for them financially and health wise. बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके साथ साथ इस कंपनी और इस के बारे में तो बहुत चीज़ें होगी, कैंसर से रिलेटेड आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन साथ साथ आप सोशल वर्क में भी आगे रहती हैं और मुख्तलिफ चैरिटीज़ भी कर रही होती हैं, मुख्तलिफ NGO से भी आपका ताल्लुक़ है, तो वो किस तरह से, वो भी इन्हीं चीज़ों को देखकर आपका इनिशिएटिव इसकी तरफ आया कि हाँ भाई मैं और मज़ीद मुख्तलिफ फील्ड्स में भी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ूँ? देखिए समरा, मेरी फैमिली जो है वो प्रोफेशनल्स की है और स्पेशली एकेडमिक्स की है। सही। कि मैं मदर इज़ अ प्रोफेसर और वो इनफैक्ट रिटायर हुई हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द फीमेल कैंपस, जो आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। सो एकेडमिक तो कोर है हमारे घर का और हम सब का। एजुकेशन enables you to do what you want to do next. मुझे भी एजुकेशन थी। I was very young and I was single
जब मेरे वालिद ने मुझे पढ़ने के लिए यूएस भेजा, मेरे साथ वाले उस वक्त कोई नहीं जा रहा था, अकेली लड़की, राइट। उन्होंने कहा कि आप जाएं और आप तालीम हासिल करें, बेहतरीन तालीम हासिल करें, राइट। सो तालीम इज़ वन ऑफ द पावरफुल टूल्स कि उसके बाद आप अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। बिल्कुल। सो एजुकेशन और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड स्पेशली फीमेल एजुकेशन, राइट। और यहाँ पे इसका इट्स चैलेंज, पाकिस्तान में चैलेंज है फीमेल एजुकेशन का। और हमने एक हमारी दोस्त के साथ एक स्कूल है हमारा, सोनिया शाह ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वो KPK में है, वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। वहाँ पे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कोशिश की है ताकि रोल मॉडल बन जाए लोगों के लिए। सिटीजन फाउंडेशन है, दैट्स अनदर चैरिटी दैट आई सपोर्ट। उस तरह हेल्थ क्लिनिक्स आपके हैं और बेशुमार हैं चीज़ें, आप जहाँ पे भी हेल्प कर सकें आपको ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ सो मच दैट्स रिक्वायर्ड एंड नीडेड, यू नो। कोई देयर इज़ नो, ये नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और फिर वो फील करने की बात होती है कि जब आप अपनी सराउंडिंग्स में रह रहे हैं तो आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, जब आप उसे फील करते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, आपका अदब से भी बड़ा गहरा कनेक्शन है, राइटिंग भी आप शौकिया करती हैं, तो इस तरफ जो रुझान आपका बढ़ा वो किस तरह का था? ये लाइफ आपकी कैसी है? अदब में ऐसा है कि आपकी परवरिश अगर अदबी माहौल में हो तो वो भी आपका सेकंड नेचर हो जाता है। बिल्कुल। सो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे MA उर्दू करना है, बिकॉज मुझे लगता था जो ये सब कुछ है इंग्लिश उर्दू का, वो तो मैं घर में हर वक्त उठते बैठते पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, यही लोग हैं, यही असातिज़ा हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर उर्दू की ग्रामर जो है मुझे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब ने पढ़ाई, माशाल्लाह। तो वो मेरे वालिद के उस्ताद भी थे, बहुत मोहब्बत भी थी हमसे, हमारे पास आके इस्लामाबाद में ठहरते भी थे। और मुझे कुछ इंटरेस्ट उस वक़्त नहीं था, मैं बड़ी अर्ली ग्रेड्स में होंगी और उन्होंने कहा इधर आओ बैठो, तुमने पढ़ना है। अच्छा, मतलब बेस आपकी बन रही थी उस वक्त, आप पॉलिश हो रही थी बेसिकली। बिल्कुल। और मुझे याद है कि शायरी की तरफ भी उन्होंने हमें मोल्ड किया। बहुत से शोरा मेरे वालिदैन के दोस्त भी थे, जिसमें नासिर काज़मी बहुत अजीज़ दोस्तों में थे उनके, मुनीर नियाज़ी बहुत अजीज़ दोस्तों में थे। सूफी साहब खुद तो खैर शायरी करते थे। माहौल मिल गया फिर आपको। जी। और फिर इसी तरह तो मुझे याद है उन्होंने मुझे उस ज़माने में लिख के दिया था कि जब दर्द से चाक चाक हो जाए दिल, मानद कली के मुस्कुराना सीखो। सो हर ताज़ा खुशी से लौ लगाना सीखो, यू नो। सो वो इस तरह का राइमिंग था कि आप यंग हैं, आपको एकदम से अट्रैक्ट करता है। फिर उनकी बहुत सी टोट पटोट झूलने, ये वो तो हम बचपन में पढ़ते आए थे, यू नो। सो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी वर। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर तो उस वक्त सभी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेजेस में। हमारे वालिद सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते थे घर में, क्योंकि वो बाहर से पढ़ के आए थे। अच्छा, उन्होंने हमारी अम्मा को और उनके बाप ने इनकरेज किया कि नहीं वो उर्दू में करेंगी, यू नो। तो इस तरह दोनों ताकि घर का दोनों माहौल जो है बच्चों में वो इन्वॉल्व हो। और वो अक्सर बताती हैं कि सबने कहा कि अंग्रेज़ी तो इनको आ जाएगी, अगर तुम लोग नहीं करोगे उर्दू में तो फिर इनको उर्दू नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्ली दैट्स ट्रू। सो ये एक कुछ बैकग्राउंड है। और उन लोगों को मिलना और करना, यू नो, उनके साथ उठना बैठना आपको खुद ही शौक पैदा कर देता है। सही बात है, बिल्कुल। और जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी हकीकत है कि हम जो है ना वो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर लेते हैं और उर्दू जो है वो फिर कहीं पीछे रह जाती है, जबकि हमारी अपनी खुद की कौमी ज़बान है, हम हर जगह उसे सुनते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है, जो बड़े होकर फिर हमें एहसास होता है कि हम खुद अपनी ज़बान में ही परफेक्ट नहीं है, तो हम किसी और की ज़बान को क्या सीखेंगे। मुझे इंतज़ार हुसैन बहुत बड़े हमारे अफसाना निगार हैं, वालिद के बहुत अजीज़ दोस्त। तो इंतज़ार अंकल मुझे कहा करते थे कि आपने उर्दू पंजाबी के लहजे में नहीं बोलना। बिल्कुल सही। तो एक ये भी यू नो नफासत है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपके बोलने से, आपके लहजे से सामने वाला आपको देख के पहचानता था तुम लाहौरी हो, तुम पंजाबी हो जी, तुम किस सराय की हो। तो वो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है, द वे यू आर टॉकिंग जी। और ज़ुबान को आई थिंक जस्टिस यही है कि आप उसको तरीके से प्रॉपर्ली बोलें। बिल्कुल, जो जैसा है उसको वैसे ही बिल्कुल उसी सांचे में डालें, उसे कोशिश करनी चाहिए करेक्टली। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा, होस्टिंग में भी आपने
आपने काफ़ी कमाल दिखाया, बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के आपने जो है वो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होस्ट किए और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो ये भी रुझान जो था ये आपको इन्हीं चीज़ों से मिला कि आपके घर में जो महफ़िलें सजती थी, जो लोग आपसे आपके सराउंडिंग में होते थे? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मेरे ही घर में क्यों या मेरे ही यहाँ क्यों, राइट। सो ऐसा है समरा कि ये सब कुछ इस्लामाबाद में हमारे घर में होता था। अगर सूफी साहब आए हुए हैं, फराज साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं, सफदर मीर भी वहाँ बैठे हुए हैं, 2-4 असलम अज़हर भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग वहाँ आते हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं अब्बा के पास। हम सब अच्छा हमें बहुत इजाज़त थी क्योंकि हम उनके साथ, अब्बा की एक ही बेटी थी मैं, बाकी दोनों मेरे भाइयों को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो आई वुड सिट विद हिम, और मेरी वो उस वक्त से ही ग्रूमिंग करते थे। सही। सो उनकी बातें सुनना करना, सो इन सब को मैं आई ग्रू अप कॉलिंग देम अंकल्स एंड दिस एंड दैट। उसके बाद जब ये आते थे ओवरसीज़ तो उनको पता था कि उनकी बेटी का घर शिकागो में है। सो जब आना इन्होंने बताना कि हम आ रहे हैं, आप ज़रूर आएँ। अच्छा, क्योंकि इसी तरह महफ़िल होती थी घर में, इसी तरह हम महफ़िल वहाँ करते थे। हम आए हैं, हम अपने दोस्त साहब आपको बुलाते थे कि देखें आए हैं अमजद इस्लाम अमजद अंकल आए हैं, फराज अंकल आए हैं, किशोर आंटी आई हुई हैं, जिसका भी आप, अच्छा तो आप आइए और इनको आप भी शाम में रखते हैं महफ़िल, आप भी आएँ, वो भी कुछ पढ़ेंगे, आप भी कुछ सुने। सो ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फिर कई दफ़ा मुझे उसको फॉर्मल भी करना पड़ता है और मैं फॉर्मल उसको करती भी हूँ, क्योंकि कई दफ़ा इतने लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि आई हैव डन दिस, कि वो उनको सबको सुनने आए हैं। एंड देन आई वुड से व्हेन यू कम एंड यू मीट देम, प्लीज़ डोनेट टू आवर चैरिटी। तो वो फिर कुछ उसका वो एक सोशल वर्क भी साथ हो जाता है। सही है, वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर साथ साथ चल रही होती तो कुछ ना कुछ हो इस तरह का भी चलता है। सो इसमें एंड माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। ये होता है ना कि सभी बड़ा ज़रूरी है जी, वो सब बहुत सपोर्टिव हैं। और देखें इतना अच्छा लगता है क्योंकि जो लोग वालिदैन के दोस्त होते हैं, जब आपके पास आते हैं तो उनसे आपको वालिदैन की खुशबू आती है। सही। सो इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगता था आए और हमारे पास रुकें और और उनसे। और राइटिंग का भी फिर इसी दौरान आपको शौक हुआ, एंड देन बड़ी मुख्तलिफ साइंटिफिक राइटिंग भी आपने की? जी, वो तो पब्लिश करते हैं, अपने फील्ड में करना पड़ता है। बहुत से पेपर्स लिखे हैं, बुक चैप्टर्स लिखे हैं, और इनफॉर्मल थोड़ा सा मुझे इंतज़ार अंकल कहा करते थे, लिखो तुम लिखो। सो मुझे याद है कि मैं 2014 में हज से वापस आई, मैं हज करके आई। तो अंकल को मैं लाहौर में मिली तो मुझे कहते मुझे सुनाओ क्या हुआ, अच्छा सारा आप भी थी? हाँ, मैंने उनको सुनाया, ऐसे था ये वो। उनका ये लिखो, मैंने कहा मैं लिखूंगी, कौन पढ़ेगा? कहते तुम लिखो मैं पढ़ूंगा। अच्छा सो इस किस्म की इंकरेजमेंट हमें हमेशा मिलती रही। सो जस्ट इनफॉर्मली कुछ लिख दिया, कुछ कैप्चर कर लिया। आई एम वर्किंग ऑन माई फादर्स ऑटोबायोग्राफी, उनसे बहुत इसरार करके मैंने लिखवाई थी, और उन्होंने वो इंग्लिश में लिखी थी बिकॉज ही सेड कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ताकि वो पढ़ सकें और समझ सकें, नेक्स्ट जनरेशन, विच इज़ ट्रू। सो उसको मैं अब कुछ उसमें एडिशंस कर रही हूँ, कुछ अपनी वालदा से बातचीत करके उसमें ऐड कर रही हूँ। सो दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हम मुस्तकिल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जिस तरह का टैलेंट आपके अंदर है और जो आगाज़ आपकी ज़िंदगी का हुआ जब आपने समझ संभाली, तो मेरे ख्याल से अब आप रुक नहीं सकती, वो आपके अंदर है एक सिलसिला। वो आपको एक इनकम्प्लीट वाली फीलिंग आएगी कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर रही, मेरी लाइफ का मतलब ही नहीं। अगर बिल्कुल ऐसा ही है। जब इनामुल हक जावेद थे बुक फाउंडेशन के, उनका कि सारा यू हैव टू बी द ओवरसीज बुक एम्बेसडर, अच्छा, which was I thought that makes sense। उसी तरह फिर अभी फराज साहब का, हालांकि कोविड की वजह से हम बहुत एहतियात कर रहे हैं, नहीं मिल रहे, किसी को आना जाना भी नहीं है, बट एकेडमी ऑफ लेटर्स ने, खुश्क साहब ने किया था फराज साहब की 90th बर्थडे पे, सो आई मेड अ पॉइंट टू गो एंड सी ऑल द फ्रेंड्स एंड एवरीवन देयर। सो ये होता है कि हाउ कैन यू नॉट पार्टिसिपेट हो गो। तो ये तो साथ साथ कंप्लीट अपने आप को मुकम्मल करने के लिए ये
सब चीज़ें लाजिम हैं। बिल्कुल, और हर सांचे में आप ढल जाएं उसी अंदाज में, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, मल्टीटास्किंग तो अब आपके सामने है कि हर लिहाज में इन्होंने जो है अपने आप को मनवाया और साबित करके दिखाया। आप बहुत सारे लोगों के लिए, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो काम आपने किए हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन एक औरत के लिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज़। हमारे अगर काम है तो सब, घर भी है और बच्चे भी हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होती हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमारी जनरेशन है वो दोनों एंड्स पे बर्न कर रही है। वी टॉक अबाउट इट, वी हैव चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोफेशन, वी पीक ऑफ द प्रोफेशन, देन पेरेंट्स हैं, देर एजिंग, देर ओल्डर, दे नीड यू टू। अच्छा, अब हम 2 कंट्रीज़ में रहते हैं। अच्छा, इसको बैलेंस करना, आना जाना करना, और कोविड में तो बहुत ही मुश्किल था। बहुत मुश्किल, राइट। सो आई मीन वी आर ट्राइंग, यू नो, बट आई थिंक आपको ये जो हिजरत है ये बड़ी एक सबसे मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। और उसके साथ ये जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, फिर आप छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो इसको बैलेंस करना हमारी जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। बिल्कुल, और जब आप इंस्पिरेशन हैं, आप मिसाल हैं, तो मेरे ख्याल से लोग इन्हें देखें, इनकी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंसेस हासिल करें और फिर आगे अपनी जो टास्क हैं उनको जो है वो कंप्लीट और अकम्प्लिश करने के लिए गोल्स सेट कर सकते हैं।